हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का एक पेपर है, उस पेपर को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट। तो ये पेपर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला होगा स्टूडेंट। तो इस पेपर में आपको मैं इसके आंसर्स की भी बताते जाऊंगा और किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं और इसके बारे में भी आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन सबको पता है प्लस के होता है, यानी कि प्लस के 1.6 इंटू 10 माइनस के 19 कूलम। तो उधर भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो ऑप्शन में टिक लगा हुआ है, प्लस के 1.6 इंटू 10 माइनस के 19 कूलम, पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपको पता होना चाहिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है फोर्स F बराबर क्यू ई, फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा। तो F बराबर क्यू ई से इसका आंसर हो जाएगा F बराबर क्यू ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 4 आ गया। तो 4 वाला अगर भी देख सकते हैं आप, हिंदी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट लाई आउटसाइड। अगर आउटसाइड लाई कर रही है तो उसका आंसर क्या होगा? ये इनसाइड में 0 होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इधर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह वेरी करती है डाइपोल में, आप सभी को पता होना चाहिए किस तरीके से, कि उसकी पावर -3 होती है। तो इसमें भी -3 हो जाएगा, ये लिखा है, हिंदी में पढ़ते जाना और आंसर साफ साफ लिखे हुए हैं उसके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? r की पावर -3। अगला क्वेश्चन है फैराडे लॉ कौन सा है इसमें? इंडक्शन। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, आपको हिंदी में इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आपसे पूछा जाए कि एनर्जी, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने मैकेनिक्स में, हाफ एम बी स्क्वायर। तो उसी टाइप का देखना है। तो हाफ ये लिखा है तो हाफ एम बी स्क्वायर टाइप का हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट लॉ पूछा है। तो बायो सेवर्ट लॉ पहला होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि ई वेक्टर डी वेक्टर और पी वेक्टर में क्या रिलेशन होता है? तो डी वेक्टर ई वेक्टर पी वेक्टर में रिलेशन होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इधर भी दे रखा है ये क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि द इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो इंटीग्रेशन फॉर्म पूछिए फैराडे लॉ की, तो ये होती है इंटीग्रेशन ईडीएल बराबर माइनस के डेल वी वेक्टर अपॉन डेल ई। तो इसका भी हिंदी में लिखा हुआ है, फैराडे के नियम का समाकलन रूप होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी। अब आगे देखिए स्टूडेंट, एस वेक्टर का सूत्र क्या होता है? तो एस वेक्टर का सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/μ0 डेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इन्होंने पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसका? μ/2πn² r होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने बोला है वृत्ताकार कुंडली में स्वपरिकत्व के लिए सूत्र होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये भी, ध्यान रखना। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब आपको पूछे इन्होंने कि विस्थापन धारा का मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए विस्थापन धारा का मान क्या होता है। ये होता है डेल डी अपॉन डेल टी। द वैल्यू ऑफ वन वोल्टेज, तो वैल्यू ऑफ वन वोल्ट के बारे में बात करें तो वैल्यू ऑफ वन वोल्ट जो होता है आपका, जो वैल्यू ऑफ वन वोल्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो आंसर होता है डी। तो वन वेबर पर कूलम, वन वेबर पर कूलम का स्क्वायर की फॉर्म का होता है। अगला क्वेश्चन होता है कि जे वेक्टर बराबर एप्सिलॉन ई वेक्टर के बारे में बात करें तो सबको पता है ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं हम इसको। तो ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो ओम्स लॉ ये हो जाएगा आपका द डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर। तो एस वेक्टर की आपको ऊपर मैंने फॉर्मूला कराया था, ई वेक्टर और बी वेक्टर के दूसरे परपेंडिकुलर होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है द चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करें, जैसे कि इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप लोग, 18 यस। चल कुंडली प्रक्षेप धारा मापी की आपेश सुग्राह्यता के लिए सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि आपका NBA, sorry, I think it's option number A. It's option number A right here. QS is equals to CD upon NBA 2 pi. It's not important right now for you, but you can check it. ये सवाल काफी अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन इज। सबको पता होना चाहिए एप्सिलॉन और डायमेंशन क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एम इनवर्स एल क्यू। ये आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा, तो वही है आपका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि द रिलेशन, देखो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसमें रिलेशन पूछा गया है। तो एम बराबर होता है, ये गलत दे रखा है इसमें,
तो m बराबर होता है अंडर रूट में L1 L2। यस, इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है द परमिबिलिटी म्यू रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति ऊर्जा, यानी कि उन्होंने पूछा है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो सेम रहती है। कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, एक बिल्कुल समान रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच इक्वेशन शोज दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इन्होंने पूछा है कि कौन सा समीकरण प्रदर्शित करता है कि एक ध्रुवीय चुंबक कोई अस्तित्व नहीं रखता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर, मतलब ये आपका जो कंडीशन है वो सॉलिनॉइड की कंडीशन है बी वेक्टर के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग फ्लैट चार्ज शीट, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये लास्ट ईयर से 2-3 बार पूछी गई है, यू कैन मस्ट सी इट। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कह सकते हैं बार बार रिपीट करने वाली प्रॉब्लम है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, यू नो कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड में आपको पता है कर्ल जीरो होता है और ग्रेडियंट निकलता है, तो हियर बोथ आर आंसर ट्रू, फर्स्ट एंड सी। तो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू फॉर टू आंसर्स विच आर 1 एंड सी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, तो वो क्या होगा, इन्होंने पूछा है विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आयतन की संग्रहित ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए आपको याद रखना हाफ एम बी स्क्वायर टाइप का कोई आंसर दिखाई दे रहा हो तो इस टाइप का ये आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। एफ बराबर क्यू ई का फोल्ड करता है, सबको पता है, जो क्यू नोट की वैल्यू होती है वो तो नेग्लिजिबल होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। इन्होंने पूछा है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एयर, वायु में कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर एज, तो इसकी कितनी होती है आपकी, 0। ध्यान रखिए कंडक्टर वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, आपको पता होना चाहिए, एनर्जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाप्लासियन इक्वेशन पूछी है, तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0 होता है, ध्यान रखिएगा। इधर मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। फिर उन्होंने पूछा है गॉस की फॉर्म, तो गॉस की फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लॉसियस मोसोटी, ये क्लॉसियस मोसोटी आपके कोर्स में थी नहीं, बट उन्होंने डाल रखा है, क्वेश्चन देख लेना एक बार इसको। तो इसका जो आंसर निकल के आता है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड वी वेक्टर, यू नो वेरी वेल, ई वेक्टर इज नथिंग बट माइनस द ग्रेडियंट ऑफ वी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू, ये आपको काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है ना। अगला क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलता है। क्या होता है, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ परमेबिलिटी मटेरियल वेरीज एज, किस तरीके से एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्यूरी टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा, वही है ये 1/T टाइप का। इधर भी देख सकते हैं, ध्यान रखना अंशमुखी पदार्थ की विद्युतशीलता कितनी होती है, 1/T होती है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ ध्रुव पोलराइजेशन वेक्टर, तो पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेसिस, तो इम्पिडेंस फ्री स्पेस कितना होता है, 120 पाई होता है, ध्यान रखना, यहाँ लिखा हुआ है। मुक्त क्षेत्र की प्रतिबाधा कितनी होती है, 120 पाई होती है। अगला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट करंट एराइजेस ड्यू टू, किसके रीजन से होता है डिस्प्लेसमेंट, आपको पता होना चाहिए। कब एराइज होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज फाउंड इन ऑल मटेरियल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। यानी कि इसका क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा गुण सभी पदार्थों में पाया जाता है, तो वह प्रतिचुंबकीयता। ठीक है ना, हाँ, ये सवाल पेपर में आना ही आना है 42, इस चीज को ध्यान रखना। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, तो इसका होता है 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अगला है आपका दूसरा पेपर,
यस इट वन, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। ये तो मैंने आई थिंक करा दिया। इधर आपका ये वाला पेपर, यस दिस वन, यस दिस वन। तो उसको मैं इंग्लिश में ही करा दे रहा हूँ इधर भी आपको, है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, इधर इंग्लिश में है, हिंदी में है, इधर भी इंग्लिश में, ये तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में करा देते हैं इसको, पेपर को पूरे को, ज्यादा टफ नहीं है, इधर लैंग्वेज एक ही है इसकी। हाँ, अगला क्वेश्चन है द टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन अकर। तो मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करते जाऊंगा आपके लिए। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो जो आपका ब्रेस्टल लॉ होता है, तो उसमें आपका इंसिडेंट और रिफ्रेक्टेड का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो तीव्रताएं दे रखी है, कोहेरेंट सोर्स दे रखा है, 100:1 दे रखा है, तब इसके एम्पलीट्यूड में निकालेंगे तो इसका ऑप्शन निकल के आता है 10:1, ध्यान रखिएगा। अब ब्रेस्टल लॉ के अकॉर्डिंग इसमें आपको साइन इनवर्स में दे रखा है, तो आप किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, 10 में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, 10 में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि टू कोरेंट लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे आप लोग। तो i1 प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट में i1 i2 कॉल्ड डेल्टा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है, यानी कि 4i। अगला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ हाफ पीरियडिक जोन इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रूट एन के, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी। अगला क्वेश्चन है द कंडीशंस फॉर मैक्सिमस इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी साइन थीटा बराबर एम लैम्बडा। हाँ, लेजर की फुल फॉर्म पूछी गई, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है लेजर की फुल फॉर्म, ये पेपर में पूछी जाती है आपसे। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट में आपको पता होगा, पार्श्विक विस्थापन के बारे में बात करते हैं, तो डी अपॉन 2d म्यू माइनस 1t। आप बाइप्रिज्म का एंगल होता है आपका 1 मिनट या फिर आधा डिग्री, ये आपने बनाते होंगे आप लोग। तो ये जो, सॉरी मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। तो जो एंगल, इसका एंगल निकल के आता है वो आधे डिग्री का होता है, और ये वाला होता है 179 का। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा पोलराइजेशन, ध्रुवण। ये पता होना चाहिए पॉजिटिव क्रिस्टल में क्या होता है। तो इसका आंसर आई थिंक इन्होंने गलत डाल रखा है पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए, आप एक बार चेक कर लेना पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए क्या आंसर आएगा इसका। तो आई थिंक ए ही है, देख लेना एक बार, अपना कमेंट करके उतारने का इसका, है ना। थोड़ा वेलोसिटी में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज रहता है इस चीज को लेकर। विच नेचर ऑफ लाइट इज एक्सपोज्ड बाय द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। अगला आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन प्लस ट्रांसमिटेड वेव का जो सम होता है वो 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन इंटरफेरेंस फिनोमेना विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर गलत बोला है इन्होंने, इंटेंसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी आर बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो यहाँ पर मैं आपको इंटेंसिटी तब लेके जाऊंगा। हाँ, डबल स्लिट के लिए तो आपको पता होगा डी लैम्डा अपॉन 2d होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन था कि दिस फिल्म्स ऑफ ऑयल एंड सोपी वाटर सोर्स। तो सबको पता है ये इंटरफेरेंस में होता था, व्यतिकरण में होता था। अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ न्यूटन रिंग। तो शेप ऑफ न्यूटन रिंग्स की कैसी होती है, न्यूटन रिंग की शेप जो होती है स्टूडेंट वो सर्कुलर होती है। हाफ पीरियड जिनका एरिया जो निकल के आता है वो पाई वी लैम्डा निकल के आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हीलियम नियोन का जो रेशियो आता है गलत दे रखा है, वो आता है 10:1। कितना आता है, 10:1 आता है। अगला प्रॉब्लम है ग्रेडिंग के लिए आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए जाते हैं, तो आपका आंसर कितना निकल के आता है, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 द एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ टेलीस्कोप। तो ये पता होना चाहिए, देखो एक बार होता है रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो रहता है कितना, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अगला क्वेश्चन है कि निकोल प्रिज्म प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू, किसके रीजन से, आपको पता होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ठीक है, ये पता होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो पार्ट डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है आपका ये डेल्टा फाइव बराबर दिस। अगला जो क्वेश्चन है एंगल ऑफ ग्लास का जो होता है 57 डिग्री होता है, याद ध्यान रखना। पर एक और बात रखना, कभी कभी क्या होता है 56.3 डिग्री भी माना गया है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा आपका 57 डिग्री, गूगल पे ये बता रहा है इसका आंसर। ब्रिस्टल लॉ, तो ब्रिस्टल लॉ आपको पता होना चाहिए म्यू बराबर 10 IP होता है। हाँ, ये तो आपको पता है, ये मेलिस लॉ है आपका। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29, ये आपका एप्लीकेशन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। तो उसका जो आंसर होगा लैम्डा बराबर 2x/n रहेगा आपका ये। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगला क्वेश्चन है
कि विच कलर हैज मैक्सिमम डेविएशन इन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा वॉयलेट। बेबी गौर के थ्रू देख सकते हैं आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपरली ऑफ लेजर लाइट, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका कोरेंस नहीं होता है, यानी कि आपका कला संबंध। फोर लेवल लेजर कौन सी है? तो फोर लेवल लेजर जो है इसकी 3 लेजर होती हैं, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए हीलियम नियॉन लेजर। तो द वेवलेंथ ऑफ रूबी लेजर, तो आपको पता होना चाहिए रूबी लेजर की वेवलेंथ जो होती है वो होती है 6943। एक तरीके से येलो लेयर की टाइप का बनता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे इसका आंसर आप देख सकते हैं, हिंदी में भी यहाँ पर पेपर बनाया हुआ था मैंने आपके लिए। तो स्टूडेंट 2-3 वीडियो और आने वाली है फिजिक्स की, देखते हैं कितना आपको हेल्प मिलती है। प्लीज कमेंट करिए।